तो अब इसके बाद में आगे अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पुनर्वलन के बारे में चर्चा कर ली। अब मनोविज्ञान के क्या लक्ष्य हैं? तो मनोविज्ञान के अंदर, साइको के अंदर जो मनोविज्ञान के क्या लक्ष्य बताए गए हैं? मनोविज्ञान के वैसे अगर देखा जाए तो 3 लक्ष्य है वो मुख्य रूप से यहां बताए गए हैं कि एक तो मापन और मापन एवं नियंत्रण कह सकते हैं, मापन और नियंत्रण, ये इसका पहला एक तरीके से लक्ष्य बताया गया है। दूसरा जो है वर्णन और तीसरा व्याख्या। तीन प्रकार के यहां एक तरीके से मनोविज्ञान के अंदर अपने इसके लक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं। तो मापन और नियंत्रण क्या है? यानी जो भी हम सीख रहे हैं उसका मापन भी जरूरी है। यानी सीखने के लिए उसका मापन है वो एक तरीके से क्या है कि क्या सीखा है, उसके आउट जो प्रतिफल है उसको अपने किस प्रकार से जांचे, उसका आकलन है वो क्या है। तो ये इसमें 2 तरीके से मुख्य रूप से एक ये देख पढ़ा जाता है कि मापन के अंदर क्या हो, कि मापन के अंदर एक तो विश्वसनीयता हो, एक तो विश्वसनीयता हो और दूसरा उसकी वैधता हो। विश्वसनीयता और वैधता। अब विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है? अगर आप इसको आसान तरीके से अगर समझें कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं, वैधता क्या है, तो विश्वसनीयता का मतलब यह होता है कि अपने किसी भी मूल्यांकन या आकलन में अगर उसको बार बार उसको जांचें, अगर उसको बार बार अपने चेक करें तो उसके जो प्रतिफल है उसमें कोई अंतर नहीं आए, वो विश्वसनीय होती है। किसी भी अगर मूल्यांकन की अगर जो बाह्य रूप प्रेरक या प्रेरक के द्वारा जो उसका मूल्यांकन है किए जाने पर उसके रिजल्ट में अगर बार बार उसको चेक किया जाए तब उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक कॉपी को चेक करने वाले अध्यापक ने, जैसे बाह्य प्रेरक ने चेक किया, उसने उसको 60 मार्क्स दिए, 60 नंबर दिए। अब उसी को अगर कोई अन्य फिर से चेक करवाया तो फिर भी वो 60 ही मार्क्स रहे। उसके बाद में किसी तीसरे से अगर चेक करवाया तो फिर भी वो 60 ही रहे। कहने का मतलब कि अगर एक ही मूल्यांकन में अगर बार बार उसको कोई बाह्य परीक्षकों के द्वारा चेक कराने पर, जांचने पर अगर उसके प्रतिफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो वो उस परीक्षण की वैधता मानी जाती है। समझ गए होंगे? विश्वसनीयता क्या होती है कि बार बार एक ही प्रेक्षक के रूप में, बाह्य प्रेक्षक के रूप में जो जांच है वो करवाने पर उस मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आता है, या उसको अन्य दूसरे तीसरे से भी चेक करवाने पर कोई भी अंतर उसमें नहीं आता है, तो वो उसकी एक तरीके से विश्वसनीयता मानी जाती है। यानी बार बार जांचने पर भी सेम ही रिजल्ट आता है, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। अब वैधता, वैधता क्या होती है? वैधता को ऐसे समझ सकते हैं कि परीक्षण वही माप रहा हो जिसे उसे मापने के लिए बनाया गया हो। यानी परीक्षण वही माप रहा हो, परीक्षण वही माप रहा हो, परीक्षण वही माप रहा हो जिसे उसे मापने के लिए बनाया गया हो। जैसे मैं ये कहूं कि एक वेट तोलने की मशीन है और वो वेट ही बताती है, वो वजन ही बताती है, तब तो वो ठीक है। अगर वो वेट तोलने की मशीन तापमान बताती है
तो फिर इसका मतलब वो वेद नहीं है। समझ गए होंगे कि जो परीक्षण जिसको मापने के लिए बनाया गया है, जिसको जिस कार्य के लिए लगाया गया है, वो उसी का रिजल्ट देता है। जैसे थर्मामीटर तापमान बताने वाला है, वो तापमान बताता है। अगर थर्मामीटर वजन बताए तो फिर वो थर्मामीटर नहीं है, उसकी वो वेदता नहीं है। तो वेदता उसे कहते हैं कि जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है वो उसी कार्य को, उसी को मूल्यांकन रूप में, उसको परीक्षण के रूप में उसी को ही बताए, तो वो वेदता है। और विश्वसनीयता आप समझ गए होंगे कि बार बार उसको चेक करने के बाद में भी उसके प्रतिफल रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है, तो वो क्या है, विश्वसनीय है। अगर उसके प्रतिफल में अंतर आता है, जैसे एक बार उसको चेक करने पर 60 मार्क्स आ रहे हैं, एक बार 55 आ रहे हैं, एक बार उसमें 50 आ रहे हैं, तो फिर वो विश्वसनीयता नहीं है। इसी प्रकार से जैसे एक वजन वेट करने की मशीन है, उसमें अगर एक बार 70 किलो, एक बार 85 किलो, एक बार 90 किलो बता रहा है, तो वो भी क्या है, उसकी वो विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता वो होती है कि उसके रिजल्ट में कोई भी बार बार करने पर भी कोई भी अंतर नहीं आता है, तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। और वेदता वो होती है जिस परीक्षण को जिसके लिए बनाया गया है वो उसी को बताता है। जैसे वेट तोलने की अगर मशीन है तो वो वेट को ही बताती है, न कि तापमान को बताती है। इसी प्रकार से जो परीक्षण है वो उसी के लिए बनाया गया है। तो नीचे आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान आपको रूप से ये बताया है कि विश्वसनीयता और वेदता क्या है। इसके बाद में वर्णन, वर्णन का मतलब यह ये है कि जो भी व्यवहार दूसरे के द्वारा जो एक तरीके से नियंत्रण किया जाता है, उसको किस रूप में जो नियंत्रण करने वाला है वो वहां किस रूप में उसको साएगा, किस रूप में रखता है, उसको वर्णन को वहां किस आधार के द्वारा बनाया गया है, उसको उसका जो प्रतिफल है, आउटफुल है, वो किस मूल्यांकन में रखा गया है, किस प्रकार से वो सहायक है। और लास्ट में एक था व्याख्या। व्याख्या में भी मनोविज्ञान है, वो लास्ट में जो भी सीखा गया है उसमें उसकी व्याख्या है वो मनोविज्ञान करता है। तो वहां आप इसको 3 उद्देश्यों के द्वारा इसको पढ़ा था कि ये तीनों ही उद्देश्य मनोविज्ञान में बताए गए हैं। अब मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय मनोविज्ञान संप्रदाय, मनोविज्ञान संप्रदाय से ये मतलब है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान शुरू से लेकर के अब तक जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसमें बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कार्य किया, वो उनके बारे में वहां आते हैं। जैसे आप सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर संरचनावादी है वो पढ़ते हैं। संरचनावादी, संरचनावादी को एक तरीके से अपने ऐसे कहें कि अंतर्दर्शनवाद भी कह सकते हैं। यानी संरचनावाद है, इसको अपने अंतर्दर्शनवाद है वो कह सकते हैं। अंतर्दर्शनवाद कौन थे संरचनावादी? यानी मुख्य रूप से संरचनावादी पर बल देने वाले या संरचनावाद जो संप्रदाय था, इसको बढ़ाने वाले या इसको लाने वाले थे वो थे टिचनर। यानी संरचनावाद को कार्य करने वाले या संरचनावाद को बढ़ाने वाले थे
टिन्सनर टिन्सनर ने संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की और इसके साथ में जो विलियम वुंट का नाम भी मुख्य रूप से जाना जाता है कि ये भी संरचना के एक इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में टिन्सनर के साथ ही थे। तो विलियम वुंट ने वॉल्यूम यानी एक तरीके से ऐच्छिकवाद का प्रयोग है वो किया था कि ऐच्छिकवाद है वो किस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित यहाँ होता है। तो ऐच्छिकवाद का प्रयोग है वो विलियम वुंट ने ही किया था। वॉल्यूमट्रिज्म जिसको नाम दिया था, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि ऐच्छिकवाद की अवधारणा किसके द्वारा है वो दी गई थी। तो ऐच्छिकवाद जो है यानी वॉल्यूमट्रिज्म ये विलियम वुंट है वो लेकर के आए थे और टिन्सनर इनके शिष्य थे विलियम वुंट के और वो इसके साथ ही इसको संप्रदाय में कार्य करने वाले थे। अब अंतर्दर्शन क्या था कि किसी भी ये एक तरीके से फिलोसफर थे, ये दार्शनिक थे और ये मानते थे कि संरचना मन की कोई संरचना है और मन रूपी संरचना के द्वारा जो सारा व्यवहार या जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जाता है। इन्होंने संरचना के ऊपर काम है वो किया था। इसके बाद में आगे चल करके फिर इनकी सिद्धांत को थोड़ा ज्यादा एक तरीके से वाद विवाद में उलझ जाने के बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक थे प्रकार्यवाद ये इन्होंने ये कहा, प्रकार्यवाद में मुख्य रूप से विलियम जेम्स कार्ल रे ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो प्रकार्यवाद को मानने वाले थे। इन्होंने ये कहा, इसके विपरीत या इसके वाद में ये प्रकार्यवाद है वो आया कि प्रकार्यवाद का ये कहना था कि मन की कोई ऐसी संरचना है वो नहीं हो सकती। मुख्य रूप से संरचना की बजाय उन्होंने ये कहा कि यह जरूरी है कि मन कैसे कार्य करता है, मन क्या है, इस चीज को मुख्य रूप से महत्व दिया कि न कि मन की संरचना से कोई यहां तात्पर्य नहीं है। विलियम जेम्स ने यह कहा कि जो मन है वो कैसे, क्यों, किस प्रकार से कार्य करता है। ये उन्होंने एक आगे पुस्तक भी निकाली और ये अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा भी करते हैं कि प्रकार्यवाद में कि मन क्या, कैसे, किस प्रकार से कार्य करता है। मन रूपी जो संरचना है वो एक संरचना ही नहीं है, किसी कार्य में उसका प्रतिफल आउटपुट है वो किस प्रकार से है। तो वहां एक उन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा इसमें टाल्क नाम से उनकी जो पुस्तक थी उसमें उसने बताया था। इसके बाद में फिर आगे देखिए, सीखने के लिए अधिगम में तीन एक मनोविज्ञान के जो मुख्य रूप से अपने ये कहें कि विकास के एक चरण है वो बहुत ही जरूरी है। यानी इनसे होकर के हर इंसान या हर जो प्राणी है वो सीखता है और इनके माध्यम से किस प्रकार से यहाँ व्यक्ति है वो सीखते हैं। जैसे सबसे पहले यहां जो बताया गया कि ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं जो सिखाने में सहायक हैं, नंबर 1। उसके बाद में फिर संवेगात्मक, उसके बाद में नंबर 3, तो दूसरा संवेगात्मक हो गया, और तीसरा यहां जो था वो क्रियात्मक या गामक था, गामक कौशल या क्रियात्मक, इंग्लिश में कहते हैं मोटर एक्टिविटीज, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्या होता है, संवेगात्मक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है। अगर अपने इसको साधारण रूप से समझें तो ज्ञानात्मक वो होते हैं जो बौद्धिक स्तर से जुड़े होते हैं, यानी जो बौद्धिक स्तर से जुड़े होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक अगर अपने बात करें तो अपने स्मृति यानी याद करना, ये क्या है, ये ज्ञानात्मक के ही एक तरीके से प्रतिफल है कि ज्ञानात्मक रूप से ये बौद्धिक स्तर से जुड़े होते हैं। जैसे कोई अपने स्मृति के द्वारा, अपनी यादाश्त के द्वारा मस्तिष्क का जहां प्रयोग करते हैं, जहां सूझबूझ का प्रयोग करते हैं, जहां जैसे कोई याद करते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से ज्ञानात्मक या बौद्धिक स्तर का हिस्सा है। तो यहां सारा जो होता है स्मरण करना, स्मृति, स्मरण करना, याद करना, ये सारे जो इसके एक तरीके से मानक जो यहाँ रखे गए हैं वो ज्ञानात्मक क्रिया के यहाँ इसके तहत अपने पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या होता है, संवेगात्मक होता है अपनी भावनाओं से, अनुराग से जुड़ा हुआ होता है, और ये भी इमोशनल एक्टिविटीज में आते हैं। संवेगात्मक के अंदर जैसे अपने जो भी संवेग हैं, जैसे हंसना है, रोना, दया, ये सारे, क्रोध, ये सारे किस्में आते हैं, ये संवेगात्मक विकास का ही हिस्सा है। आगे चल करके अपने इसमें पढ़ते भी हैं संवेगात्मक में, जो उसके 14 संवेगों के बारे में जो आगे बताया गया है, आगे जो इसमें चर्चा करेंगे अपने आएंगे तब। फिर गामक कौशल, जो मोटर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे जो क्रियाएं चलने से होती है, जैसे चलना है, दौड़ना है, चलना है, दौड़ना है, खेलना है, ये सारी गामक होती हैं। तो ये तीनों ही अधिगम में एक तरीके से मुख्य रूप से सहायक होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गामक। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ज्ञानात्मक होते हैं वो बिल्कुल बौद्धिक स्तर से जुड़े हो जाते हैं और इसमें अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग है वो करके, जैसे स्मृति है, याद करना है, स्मरण करना है, ये सारे संवेग है जो इसमें आते हैं। इसके बाद में संवेगात्मक जो होते हैं वो अपने सीधे संवेगों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हंसना है, रोना है, क्रोध करना है, तो वो संवेग के अंदर रखे जाते हैं। और गामक कौशल में यहाँ चलना, दौड़ना, खेलना, ये सारे हैं जो गामक कौशल के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से ये चीजें हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।